30 लड़के एक साथ लकड़ी की छड़ी उठाते हैं। भीड़ में एक लड़का जोर से घास को धक्का देता है और उसके पीछे की दीवार तुरंत बंद होने वाली है। वह अपने साथियों से अपनी जान बचाने की दया की गुहार करता है, जैसे कि दीवार के पीछे कुछ बहुत खतरनाक चीज छिपी हुई है। लेकिन लड़के की आखिरी कोशिश भी उसके साथियों में दया नहीं जगा पाई। यह दृश्य छोटे मार्को के लिए पूरी तरह से नया था। लड़के भूल भुलैया के केंद्र में बंद थे, जहां घास और पेड़ थे, लेकिन चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो काफी दबाव डालने वाली थी। और हर दिन भूल भुलैया के बीच का दरवाजा धीरे धीरे खुलता था, जिससे लड़के अंदर जाकर रास्ता ढूंढ सकते थे। हालांकि 3 साल बाद भी कोई रास्ता नहीं मिला था और रात होते ही भूल भुलैया का दरवाजा बंद हो जाता था। साथ ही अंदर से खतरनाक जानवरों की आवाजें आती थीं और हर महीने एक नया लड़का और सामग्रियां भूल भुलैया के अंदर भेजी जाती हैं। छोटा मार्को हाल ही में भेजा गया था, लेकिन उसकी याददाश्त भी मिटा दी गई थी। जब उसने अन्य लड़कों को पहली बार देखा तो वह डर के कारण भागने लगा, लेकिन यह स्थिति सिर्फ अन्य लड़कों के हंसी का कारण बनी। तब कप्तान काले ने उसे सब समझाया और मार्को को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। फिर भी कप्तान ने उसे दीवार के पीछे क्या था यह नहीं बताया, केवल इतना कहा कि उसे वहां जाने से बचना चाहिए। लेकिन मार्को को लगता था कि दीवार के बीच का गैप एक रास्ता था, इसलिए उसने इसके पास जाकर देखना चाहा। उसी समय 2 लड़के दीवार के उस पार से बाहर आ रहे थे, जिससे मार्को की जिज्ञासा और बढ़ गई। बड़े लड़के ने उसे धक्का दे दिया। दोनों के बीच की झड़प ने बाकी साथियों का ध्यान खींचा। मार्को ने उत्सुकता से कहा कि वह यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन कप्तान काले ने उसे बताया कि वहां जाना बहुत खतरनाक था। लेकिन तभी जोर से आवाज आई। जब मार्को ने मुड़कर देखा तो पाया कि भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। जैसे ही बड़ा गियर घूमने लगा, दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। यह दृश्य मार्को के लिए इस जेल के डर को पहली बार अनुभव करने जैसा था। रात में भूल भुलैया के अंदर खतरनाक आवाजें आती थी, जो दीवारों के अंदर की संरचना बदलने का संकेत देती थी। साथ ही वहां से राक्षसों के चीत्कार की आवाजें भी आती थीं। कप्तान काले ने बताया कि भूल भुलैया में जो लड़के दौड़ने वाले होते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और सबसे तेज दौड़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि यही लोग भूल भुलैया बंद होने से पहले बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा कोई भी वहां एक रात भी नहीं रह सकता। यह सुनकर मार्को ने हैरानी महसूस की, लेकिन जल्दी ही उसे इसका खतरा समझ में आ गया। एक दिन मार्को बाहर सामग्रियां ढूंढने निकला और अचानक एक साथी ने उस पर हमला कर दिया। अन्य साथियों की मदद से वह किसी तरह बच निकला और बाद में पता चला कि उस लड़के पर राक्षस ने हमला किया था, जिससे वह बदल गया था। पिछली घटनाओं को देखते हुए मार्को को यह समझ में आ गया कि वह लड़का अब जीवित नहीं रहेगा और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। रात होते ही राक्षसों की चीत्कार सुनाई देने लगी। सुबह वे फिर से उस दीवार के सामने पहुंचे। सभी को वहां से अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक मार्को ने देखा कि भूल भुलैया के अंदर एक आदमी किसी को अपनी पीठ पर ला रहा है। सब लोग उसे जल्दी आने के लिए चिल्लाने लगे। तभी अचानक दीवार बंद होने लगी। उसी समय मार्को दीवार के एक छोटे से हिस्से से उस आदमी के पास पहुंचा। लड़का शायद अभी तक यह समझ ही नहीं पाया था कि भूल भुलैया के अंदर जाना कितना खतरनाक है। मिनो खड़ा हुआ और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्को बेहोश कप्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही राक्षस पास आने वाला था, उन्होंने कप्तान को बेलों में छुपा दिया। राक्षस का साया पास ही दिख रहा था। मिनो चुपचाप वापस चला गया और मार्को रह गया। अगले दिन भूल भुलैया की दीवारें खुलीं और चमत्कारिक रूप से सबने देखा कि मार्को और मीनो कप्तान को बचाकर बाहर आ गए थे। यह पहली बार था जब कोई रात भर वहां जिंदा बचा था। 3 सालों में पहली बार उन्होंने भूल भुलैया में एक राक्षस को मार गिराया। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि मार्को का यह जोश उनके बनाए नियमों को तोड़ रहा था, क्योंकि नियमों के अनुसार सिर्फ रनर ही भूल भुलैया में जा सकते थे और राक्षस को मारने की हरकत शायद भविष्य में और मुसीबतें खड़ी कर सकती थी। तभी कुछ अजीब हुआ। हर महीने एक बार नया सदस्य भेजा जाता था, लेकिन इस बार आधे महीने पहले ही एक लड़की भेज दी गई थी, और वो भी एक चेतावनी के साथ। लड़की के पास एक चिट्ठी थी, यह आखिरी बार है।
उसने अनजाने में मार्को का नाम लिया, जिससे बाकी सबको यकीन हो गया कि उसका आना इस पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसका मतलब था कि अब से कोई और मदद या सामान नहीं आएगा। मार्को ने सोचा, अब और देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें उस रास्ते को ढूंढना होगा जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। वो कुछ लोगों को लेकर वापस भूल भुलैया गया और उस मरे हुए राक्षस के शरीर में उन्हें एक चालू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। वापस आने पर मीनो ने अपना भूल भुलैया मॉडल दिखाया। 3 सालों में उसने लगभग हर जगह दौड़ लगाई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अब जब डिवाइस मिला तो उसे उम्मीद जागी। उस पर लिखा 7 शायद सेक्टर 7 की ओर इशारा कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए उन्हें फिर से भीतर जाना होगा। तभी बताया गया कि नई लड़की होश में आ गई है। उसकी यादें धुंधली थीं, लेकिन उसे मार्को पर भरोसा हो गया। उसने मार्को को 2 सिरिंजें दीं जिनके इस्तेमाल का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद वे मदद कर सकती थी। कप्तान को बचाने के लिए मार्को ने एक सिरिंज इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे जानना था कि वह डिवाइस किस ओर इशारा कर रहा है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, डिवाइस की आवाजों का पीछा करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मीनो पहले कभी नहीं गया था। डिवाइस की लाइट लाल से हरी हुई और पीछे एक रहस्यमयी जगह खुल गई, लेकिन लेजर स्कैनिंग के बाद वह जगह अचानक बंद हो गई और पूरा सेक्टर 7 लॉकडाउन में चला गया। वे भागे, जान बचाने की कोशिश की। मार्को बाल बाल बचा। आगे का रास्ता और भी भयानक निकला। चारों ओर राक्षस और बंद होते दरवाजे। आखिरी बचाव का रास्ता भी बंद होने वाला था, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश की। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा उन्होंने बाहर का रास्ता पा लिया है, लेकिन पीले बालों वाला लड़का इसका विरोध करता है। मार्को से बहस चल रही थी। तभी लड़की ने बीच में टोका, कप्तान को होश आ गया है। लेकिन होश आने के बाद उसकी सारी यादें लौट आईं और उसने कहा, हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। फिर बाहर से हल्ला सुनाई दिया। दरवाजा जो बंद होना चाहिए था खुल गया था, और सिर्फ वही नहीं, सारे दरवाजे खुल गए। इसका मतलब था अब सैकड़ों राक्षस आने वाले हैं। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन कई मारे भी गए। कुछ लोग झोपड़ी में छुपे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। राक्षस झोपड़ी के चारों ओर मंडराते रहे। अगले ही पल कप्तान को एक राक्षस पकड़ लेता है। मार्को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर था। मरते हुए कप्तान ने कहा, सबको यहां से निकालो। मार्को का दिल टूट गया। जब वह बाहर निकलने ही वाला था, राक्षस अचानक चले गए। तभी पीले बालों वाला लड़का आया और मार्को को थप्पड़ मार दिया। उसे यकीन था कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। मार्को दुखी हो गया। फिर कप्तान की बात याद आई। उसने खुद पर एक और सिरिंज चला दी। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगीं। उसे याद आया कि वो और लड़की श्याओ मेई इस प्रोजेक्ट के रिसर्चर थे, लेकिन उन्हें यहाँ क्यों डाला गया, यह अब भी रहस्य था। बाकी लोग भी मार्को से नाराज नहीं थे। अब सबकी किस्मत एक साथ जुड़ चुकी थी। लेकिन पीले बालों वाले की टीम ने यह फैसला किया, किसी को बलि चढ़ा देंगे ताकि राक्षसों से समझौता हो सके। जब मार्को को मारा जाने वाला था, उसने पलटकर वार किया, क्योंकि वह जानता था यह सब होगा। उसकी सच्ची बातों से और लोग भी उसके साथ आ गए। फिर वह सबको लेकर भूल भुलैया की ओर बढ़ा। कई संघर्षों के बाद वे सेक्टर 7 पहुंच गए। वहां एक और राक्षस से सामना हुआ। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ा और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। श्याओ मेई और छोटा फू एक साथ अंदर घुसे। वहां एक कोड मिला। मार्को ने समझा यह भूल भुलैया खोलने का पासवर्ड हो सकता है। मीनो ने सभी सेक्टर के अनुक्रम खोज निकाले। दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकले और एक गुप्त प्रयोगशाला पाई। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें एक महिला खुद को डॉक्टर बता रही थी। उसने बताया कि इंसान अब एक जानलेवा वायरस से खत्म हो रहे हैं। इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए उन बच्चों को जिनमें जन्म से ही इम्यूनिटी थी, इस प्रयोगशाला में रखा गया। अलग अलग हालात में उनके दिमाग का रिसर्च किया गया। लेकिन आखिरी में प्रयोगशाला पर हमला हुआ और महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। जो बच्चे बचे थे वे भाग निकले।